हेलो ऑल, वेलकम टू फुलीफा अकेडमी। इट्स टाइम टू गो अहेड। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन को समझने के लिए दो एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं कि मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड और एक एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा है। या मैं कह लूँ कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो हमेशा नीचे ही गिरता है। या मैं कह लूँ कि हम धरती पे खड़े हैं। ये सारी चीज़ें इशारा करती है एक ही तरफ, जिसे कहते हैं ग्रेविटेशन। मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ, ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड फॉल्स डाउनवर्ड, एप्पल फॉलिंग। ये तीन एग्जाम्पल मेनली है। तो हमारे न्यूटन जी जो बैठे हुए हैं, इन्होंने सोचा कि ये एप्पल जो नीचे गिर रहा है, इसका मतलब अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है एप्पल को। तो क्या एप्पल अट्रैक्ट नहीं करता अर्थ को? तो इस चीज पे इन्होंने कंक्लूजन दिया कि सिर्फ अर्थ नहीं है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है, बट ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, जितनी भी चीजें हैं पूरे यूनिवर्स में, अट्रैक्ट करती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ये अर्थ है, ये एप्पल है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। क्या कहते हैं हम लोग इसको? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है। तो वो फोर्स जो म्यूचुअल है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, वही है ग्रेविटेशन फोर्स। ये नहीं कि सिर्फ अर्थ हमें खींचता है और हम धरती पे खड़े हैं, नहीं, हम भी अर्थ को खींच रहे हैं और वो भी हमें खींच रहा है। इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। क्योंकि अगर हम वाइडर व्यू में देखें तो अर्थ भी तो यूनिवर्स में एक अकेला ही घूम रहा है। अब ये अर्थ हो गया और इस पे हम सब लोग हैं, ट्री है और हम सब लोग हैं। तो अर्थ ने हमें अपनी तरफ खींच रखा है और हमने अर्थ को अपनी तरफ खींच रखा है। इसीलिए हम इस यूनिवर्स में एक साथ है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है। तो एक चीज और आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि चलो भाई, हमारा तो समझ में आता है, बट ये मून, ये कैसे एक पाथ पे ही घूम रहा है? अगर ये इसे खींच रहा है और मून भी इसे खींच रहा है, तो अर्थ तो बड़ा है कंपैरेटिवली मून के, तो ये पूरा अंदर क्यों नहीं गिर जा रहा? तो इसका भी रीज़न है। इस रीज़न को हम कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स। तो इसका एग्जांपल देता हूँ कि एक लड़का है भाई, ठीक है, उसने एक स्टोन ले रखा है और उसे टाई करके ऐसा घुमाना स्टार्ट किया उसने। ठीक है। तो स्टोन मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, कुछ स्पीड है उसकी। ठीक है। तो जब स्पीड है तो हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है ना। अब ये यहाँ से आएगा तो इसको तो यूँ निकल जाना चाहिए ना, बट नहीं, इसकी हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है। और हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंड द चेंज इन डायरेक्शन इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व करेगा? चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो। अब हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज, स्पीड चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी ही तो एक्सेलरेशन होता है। और जो फोर्स है दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन, जो इसकी फोर्स है, जिस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर। द फोर्स दैट कॉजेज दिस एक्सेलरेशन and keep the body moving along the circular path is acting towards the center, and this force is called centripetal force. समझे? और जो मोशन ऑफ मून है, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज ऑल्सो ड्यू टू सेंट्रिपिटल फोर्स। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इज इट सीन दैट फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टिव टुवर्ड्स एन अर्थ? डज एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? तो अभी मैंने पीछे बताया, यस, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। चलो नेक्स्ट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। Every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. Distance के inversely proportional है और इनके directly proportional है ये force. The force is along the line joining the center of the two objects. जो force है
ये जो इन दो ऑब्जेक्ट को जोड़े हुए है ना, इसी लाइन पे रहेगी, ठीक है, इसी लाइन पे रहेगी, लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसे डेराइव करने को पेपर में पूछा जा सकता है, गारंटी तो नहीं दूंगा, बट मैं कह सकता हूँ 80% चांसेस है कि हाँ पूछा जा सकता है। और ये डेफिनेशन बहुत बच्चे बोलेंगे कि भाई तो बहुत बड़ी है, तो भाई बड़ी से कुछ नहीं, ये डिट्टो ही लिखनी है आपको, क्योंकि लॉज को कभी भी हम अपने शब्दों में नहीं लिख सकते। डेफिनेशन को आप चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, बट जहाँ बात आ जाती है लॉ की, तो जब लॉ है तो लॉ में एक सिंगल वर्ड भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं भाई ये डेरिवेशन कैसे आई। तो क्या माना है हमने, दो ऑब्जेक्ट मान लिए ए एंड बी, लेट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मास m एंड m एट अ डिस्टेंस d, और डिस्टेंस दे रखा है d। मैं जस्ट आपको रफ बता रहा हूँ, ये रैपिड रिवीजन क्लास है, ये कोई मैं आपको चैप्टर पढ़ा नहीं रहा हूँ, ये रिवीजन आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट हमने ले लिए भाई a और b, इनके मासेज हैं m और m, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन में क्या देखा था, दैट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमने क्या पता चला हमें कि F इज प्रोपोर्शनल टू दिस, आया। अब इस जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, देन वी गेट अ कांस्टेंट विच इज कॉल्ड यूनिवर्सल, दिस G इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम कह सकते हैं इस G को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इस G को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले को G के रिस्पेक्ट में रखते हैं, तो क्या आएगा, G इज इक्वल टू F इंटू डी स्क्वायर अपॉन में M इंटू M। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, G की, ये हो जाएगी हमारी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में मास kg, तो kg का -2, बिकॉज kg -2 अपॉन में है ना, तो kg हो जाएगा आपका स्क्वायर, ये होगा इसकी ऐसा यूनिट। और वैल्यू जो साइंटिफिकली निकाली गई है वो है 6.73 इंटू 10 की पावर -1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर, फाउंड बाय सेंसिटिव बैलेंस, फाउंड बाय सेंसिटिव बैलेंस। पूछ ले अगर भाई वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट लाइक कमेंट कर देना कि और मैं बेहतर कैसे कर सकता हूँ। लाइक तो भाई ठोक ही दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को, जिसको तुम चाहते हो कि वो भी पास हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई, जब ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता करा न्यूटन जी ने बताया, तो बहुत सारी हमारी ऐसी फेनोमेना थी जो हम नहीं समझ पा रहे थे, उससे हम कनेक्ट हो गए। जैसे कि फोर्स हमें पता चल गई दैट बाइंड अस टू अर्थ, कि हम अर्थ पे कैसे टिके हुए हैं ये हमें पता चल गया। हमें पता चल गया मोशन ऑफ मून के बारे में, कि मून कैसे मूव कर रहा है हमारे अराउंड, हमसे टकरा क्यों नहीं रहा, कि भाई हमारे ऊपर आ जाता है, नीचे आ जाता है, साइड में आ जाता है, क्यों नहीं टकरा रहा। और सेम फॉर सन और अर्थ का भी हम कह सकते हैं, जैसे सन है अर्थ है तो भाई क्यों नहीं जा रहा, इसमें टकरा क्यों नहीं रहा, ये भी चीज़ हमें पता चल गई है। मोशन ऑफ, हाँ आ ही गया, ये भी हम लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स कह लो, पूरा अर्थ को क्या कहोगे, अराउंड सन, है ना, ये भी हम एक पॉइंट कह सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है टाइड्स। ये टाइड्स क्यों बनती है, ड्यू टू मून एंड सन। टाइड्स बच्चों को ना पता हो तो जैसे वो पानी में लहरें उठती है ना, पानी में जो वेव्स होती है जिसपे सर्फिंग होती है, उसे टाइड्स कहते हैं, ठीक है। वो मून और सन की प्रेजेंस की वजह से होती है। जैसे कि अर्थ ये है, तो अगर मून ज़्यादा पास आ जाता है तो बड़ी बड़ी लहरें उठने लग जाती है, तो ये वो होता है। अब आती है बात फ्री फॉल की। नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान रखना ये बात, अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स
वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। मतलब ये अर्थ है हमारा, कोई ऑब्जेक्ट हमने हवा में उछाला, अब वो नीचे गिर रहा है, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के उसमें है, तो इस ऑब्जेक्ट को जो नीचे गिरना है उसे हम क्या कहेंगे कि भाई ये तो फ्री फॉल हो रहा है। तो चलो इसे समझते हैं अच्छे से। अभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट को हम उछाल रहे हैं हवा में, तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो उसे फ्री फॉल कहा जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखो कि वाइल फॉलिंग, जब वो नीचे गिर रहा है वो ऑब्जेक्ट, जब वो नीचे आ रहा है, डायरेक्शन में चेंज, कोई डायरेक्शन में चेंज है तो नो चेंज इन डायरेक्शन, बट ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन, अर्थ के तो अट्रैक्शन में आ रहा है ना, देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, बिकॉज जितना वो नीचे आता रहेगा उसकी वेलोसिटी में चेंज होता रहेगा। और चेंज इन वेलोसिटी अभी मैंने पीछे बताया था किसका कारण होता है, एक्सेलरेशन का कारण होता है। तो व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ एन एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व, हमें पता चल गया। और इस ही एक्सेलरेशन को हम कहते हैं, ये एक्सेलरेशन क्यों है, अब चेंज इन वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन हुआ। अब व्हाई दिस एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्यों है एक्सेलरेशन, बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। देयरफॉर हम इस ए को क्या कह सकते हैं, इस एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी की वजह से है एक्सेलरेशन, इसीलिए हम ए की जगह पे इसे क्या लिखते हैं, जी। इसे क्या लिखते हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करते हैं आगे। और अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता था, मोमेंटम के बारे में बताता था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें किस बारे में बताता था, मोमेंटम के बारे में बताता था, जिसमें हमें एक फॉर्मूला मिला था F इज इक्वल टू एम ए, बट ड्यूरिंग फ्री फॉल। मैं इसका फॉर्मूला आपको समझा रहा हूँ, जी की वैल्यू कैसे निकाली गई और जी और बड़े जी में रिलेशन क्या है, ठीक है। ये पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लेना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड बिग जी, ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी गेट दिस फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए, एंड ड्यूरिंग फ्री फॉल दिस ए बिकम F इक्वल टू एम जी, ठीक है। एंड ये फोर्स का फॉर्मूला एम ए है, F इक्वल टू एम जी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा फोर्स का क्या था, जी एम इंटू एम अपॉन में डी स्क्वायर। अब F का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एम जी, तो एम जी इज इक्वल टू जी एम इंटू एम डी स्क्वायर। इस वाले मास से ये वाला मास कैंसिल, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन में डी स्क्वायर। दिस इज स्मॉल एम, तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कटेगा, ठीक है, नॉट द बिग वन। बिकॉज दिस इज द स्मॉल एम ना, तो इस छोटे एम से ये वाला एम कट गया। नाउ वी गेट द फॉर्मूला फॉर जी, जी इज इक्वल टू जी बिग एम, बिग एम मान लो मास ऑफ, बिग एम मान लो मास ऑफ अर्थ है, स्मॉल एम मान लो मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो दिस फॉर्मूला इज फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। D is the distance between earth and object, G is the gravitational constant, तो दिस इज द फॉर्मूला। और वैल्यू क्या होती है इसकी वैल्यू के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक चीज़ और नोट कर लो इसमें आप, अब अर्थ हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। अर्थ जो है हमारा, उसकी शेप को क्या कहते हैं, जरा एक बार कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी फटाफट। उसकी शेप की नाम है गियोइड। जिसको भी नहीं पता होगा फटाफट लिख दो, अर्थ की शेप को कहते हैं हम गियोइड। अब ये परफेक्ट स्पेयर नहीं होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये रेडियस और ये रेडियस में फ़र्क है, ये रेडियस कंपेरेटिवली इसके ज़्यादा है, ये छोटा है, तो इसके हिसाब से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर कोई चीज़ यहाँ से गिर रही है और यहाँ से गिर रही है तो इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस, है ना। तो एज रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर, द वैल्यू ऑफ जी बिकम ग्रेटर एट इक्वेटर। यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा होगी, पोल्स पे
कम होगी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ जी याद कर लो 9.8 मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट इज सेम एज एक्सेलरेशन, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट सेम रहेगी एक्सेलरेशन जैसी, इसकी वैल्यू होगी 9.8। अब एक चीज़ और, जी ये पॉजिटिव भी होता है और जी नेगेटिव भी होता है। जी पॉजिटिव कब होगा? जब ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी में होगी। एक्सेलरेशन इज टेकन पॉजिटिव व्हेन डायरेक्शन, जो डायरेक्शन है वेलोसिटी उसी तरफ है। और यहाँ पे क्या होगा? व्हेन इट अपोज द मोशन, व्हेन इट अपोज द मोशन, मतलब जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जी लग रहा है, तो इसे हम क्या देंगे? नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो चलो भाई आगे, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत रहती है, तो आज समझा दे रहा हूँ। ये डायग्राम मैंने ऐसे क्यों दे रखा है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो मास है हमारा वो हर जगह सेम है, वेट सिर्फ हमारा अर्थ पे ही होता है। मास होता है, क्या है मास? ओरिजिनल बॉडी वेट, जो हमारा बॉडी में समान है। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर, प्रेजेंट इन इट मान लो। मास क्या होता है? जो भी मैटर उसके अंदर है। व्हाट इज फोर्स? ओ व्हाट इज वेट? वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट अस। जो वेट है वो फोर्स है जिससे अर्थ हमें खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। जो मास है, रुक जाओ, इसको मैं डिवीजन कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसका मैं डिवीजन कर देता हूँ ऐसे, यहाँ पे मास का कर दूंगा, यहाँ पे वेट का कर देता हूँ। तो ये फोर्स है जिससे अर्थ हमें खींच रहा है, ये पूरा मैटर है जो हमारी बॉडी में है, ठीक है। सेकेंड हो गया, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, ठीक है। इसमें बोथ होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। और ये कौन सी क्वांटिटी हो गई फिर? स्केलर, ठीक है। ये चेंज हो जाता है भाई प्लेस टू प्लेस, ये कांस्टेंट है हर जगह सेम। ये होता है जीरो एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ अर्थ पे जो वेट है वो क्या रहेगा हमारा? जीरो। ये पूछा जा सकता है भाई 1 नंबर में, इसे याद कर लेना। मास तो सेम है हर जगह। अब ये फोर्स है, फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट अस, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन। ऑब्वियस बात है भाई, ये हर जगह कांस्टेंट रहता है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी जो हम यूज़ करते हैं? केजी। तो अब आप लोग सोचोगे कि जो वेइंग मशीन होती है वो हमारा वेट नापती है और हम केजी में कैसे उसको कहते हैं कि भाई मेरा वेट तो 46 केजी है। तो भाई वेइंग मशीन को बनाया ही ऐसे जाता है कि वो हमारा मास ही नापे, वो हमारा मास ही नापे, वो हमारा वेट नहीं, वो हमारा मास नापती है। और हम लोग कह देते हैं कि हमारा वेट इतना है, बट दिस इज़ मास, इसीलिए वो केजी में है, ठीक है। साइंटिस्ट को भी पता था भाई, जिन्होंने वेइंग मशीन बनाई थी वो पागल थोड़ी है, उसे पता था बंदे को कि भाई ये तो ऐसा हो रहा है, तो कैसे बचा जाए इस चीज़ से। तो उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई है जिससे कि हम बच सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। तो यहाँ पे हम वेट का क्या करने वाले हैं? कंपैरिजन करेंगे कि कोई चीज़ है उसका अर्थ पे वेट कितना है और सेम चीज़ का मून पे वेट कितना है, हम यहाँ पे ये पता करेंगे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखो, अभी हमने बोला था कि फोर्स और वेट सेम है। वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट अस, ठीक है। तो ये पहले ध्यान रख लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसका मान लो ऑब्जेक्ट का मास मान लो आप m, ठीक है। उसका वेट मान लो मून पे Wm, ठीक है। ये फर्स्ट केस अभी मैं मून का बना रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है। और मून का मास मान लो आप बिग M, मून का रेडियस हम मान लेंगे Rm। फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी एम, मून हो गया, छोटा वाला ऑब्जेक्ट हो गया, दिस इज द रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर।
अब हमने क्या बोला था कि हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, एफ की जगह पे डब्ल्यू रख सकते हैं, तो यस, तो एफ क्यों लिखे हम लिखेंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि भाई मेन क्या है, ऑब्जेक्ट का ही तो वेट हमें निकालना है। अरे यार, ऑब्जेक्ट का ही तो वेट हमें निकालना है ना। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। लेट द सेम ऑब्जेक्ट, अब प्लेस किया हमने उसको अर्थ पे, तो अर्थ पे उसका वेट है डब्ल्यू ई, मास ऑफ अर्थ है हमारा बिग एम, रेडियस है हमारा आर। नाउ द फॉर्मूला बिकम डब्ल्यू ई वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, जी अर्थ का मास, एक छोटा सा एम लिख ही दो, ई एम आर ई का स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला एंड दिस इज द सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ जी एम आर, ये सारी वैल्यूज आपको नेट पे कहीं पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी आफ्टर सॉल्विंग दिस, यू विल गेट टू इतना 10 की पावर 10 जी इंटू एम। जी और एम मैंने नहीं काटा, ये एम नहीं काटा बिकॉज कॉमन, ठीक है। इस जी की वैल्यू आई है 1.474 इंटू 10 की पावर 11 जी इंटू एम। ये दो फॉर्मूला हमारे पास आ गए। ठीक है, अब इसको और इसको डिवाइड करो। अरे पेज नहीं लगा रखा एक्स्ट्रा, ठीक है, तो डिवाइड, इसे मान लो इक्वेशन ए इक्वेशन बी। ठीक है, तो डिवाइड ए बाय बी, तो डब्ल्यू एम अपॉन में डब्ल्यू ई इज इक्वल टू 2.431 इंटू 10 की पावर 10 इंटू जी इंटू स्मॉल एम, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट 1.474 इंटू 10 की पावर 11 इंटू जी इंटू एम। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 1/6, ये तो कट ही जाएगा डायरेक्ट, डब्ल्यू एम डब्ल्यू ई। इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट का जो मास है मून पे, वो ऑब्जेक्ट का मास जो अर्थ पे होगा उसके 6 गुना कम है। लेट अर्थ पे उसका मास 60 है, तो यहाँ पे मैं अगर 60 रखूँ देन वी गेट 10, तो इसका मास कितना होगा मून पे, सिर्फ 10 किलो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, अपॉन में 6, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट, थ्रस्ट एंड प्रेशर। इसकी तो एक मैंने वो शॉर्ट्स भी बना के डाला हुआ है, कुछ बच्चों ने देखा भी है, ज़्यादा नहीं देखा। भाई आप लोग देखते हो ना, शेयर नहीं करते यार। अगर थोड़ा ही पसंद आ रहा है तो कम से कम 1-2 पे शेयर कर दो। ठीक है, व्हाट इज थ्रस्ट? इट इज़ द नेट फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन में हम नेट फोर्स कर रहे हैं, ये होता है, ये एक डायरेक्शन में होता है, ये होता है पूरे एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया पे, ये पूरे एरिया पे प्रेशर लगता है। ठीक है, और थ्रस्ट क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे हो रहा है। ठीक है, इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, तो लिख लो, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। और एक चीज और, थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, सो ऐसा यूनिट है इसकी न्यूटन। ठीक है, इसका क्या लिख दो, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट या फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ऊपर फोर्स है तो न्यूटन, नीचे एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, रिलेशन बिटवीन देम आ गया, तो P इज इक्वल टू T बाई A, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट। नेक्स्ट आ गया हमारा प्रेशर इन फ्लूइड, इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायो एनसी। इसको वो कर देना भाई, क्या इंपॉर्टेंट टिक, बायो एनसी पे भी शॉर्ट एक अवेलेबल है आपके पास, बट यहाँ पे भी देख लो। बायो एनसी क्या होता है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स, बट इसमें सीन क्या है, आपने देखा होगा घर में बाल्टी है, आप अपना मग्गा रखते होगे, उसके अंदर मग्गा आपने पुट किया, इसके अंदर मग्गा नीचे नहीं जाता, हम ऊपर से क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, अंदर घुस जा, देन वो अंदर घुस जाता है, मगर फिर से वो खुद ब खुद ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि वो मग्गा ऊपर क्यों आ जाता है, क्यों वो हमारी बात नहीं सुनता, क्यों वो इतना जिद्दी है। ठीक है, तो व्हेन वी ट्राई टू इमर्स एन मग्गा इन द बाल्टी,
ड्यू टू ग्रेविटी मग्गा हैज टू मूव डाउनवर्ड, उसको जाना पड़ेगा नीचे, बट वाटर एक्सर्ट, अब वाटर यहाँ पे कमजोर नहीं है, वो मग्गे को ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, दिस बॉटल पुश्ड अपवर्ड एंड दिस फोर्स, दिस वाटर फोर्स जो उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, वही तो खेल है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फोर्स, जो वेट है, ये मग्गे का भी वेट है ना, वो किस चीज़ की वजह से, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। व्हेन मग्गा इमर्स, हम अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, है ना, हम ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, मगर ये जो पानी है वो अपवर्ड फोर्स लगा रही है, विच इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द बॉटल। जो वेट है हमारा, बॉटल कह दिया मैंने, मग्गा, वो जो फोर्स लग रही है विच इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मग्गा, ये जो फोर्स लग रही है विच इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मग्गा, वेट की बात आ रही है कि भाई जो फोर्स है, जो वेट है, वही तो फोर्स है, जो वेट है मग्गे का, जो एक मग्गे का वेट है, उसकी वजह से वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है। बट अगर एक फोर्स है जो उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको ऊपर धक्का क्यों दे पा रही है, बिकॉज द फोर्स जो उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रही है वो उससे ज़्यादा होगी, वो उससे ग्रेटर होगी। ठीक है, सेम एग्जांपल हम ले लें, अगर एक आयरन नेल या एक आयरन रॉड पानी के अंदर डालते हो, सीधा नीचे गिर जाती है, सीधा नीचे गिर जाती है, बिकॉज द वेट ऑफ दैट आयरन नेल और दैट रॉड इज ग्रेटर देन द दिस वाटर फोर्स। समझ रहे हो चीज? तो यही मेन चीजें हैं। एंड दिस अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द मग्गा इज नोन एज अपथ्रस्ट और बायोयेंसी। अब इस फोर्स, ये डिपेंड किस चीज पे करती है ये फोर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, डिपेंड किस चीज़ पे कर रही है। इट इज़ डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दैट इज़ यूज। यहाँ पे वाटर है या कोई भी चीज़ है, जो फ्लूइड आप यूज़ कर रहे हो, जो ऑब्जेक्ट उसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हो, वो सब उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कि कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं, कुछ सिंक कर जाते हैं, वाई? तो जैसे कि मैंने जस्ट अभी एग्जांपल दिया, मग्गा, आपका मग्गा पानी का मग्गा, बहुत बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप समझ लो कॉक, आपकी कॉर्क ले लो, है ना, कॉर्क हो गई, और दूसरी तरफ ले लो आयरन नेल ले लो, या आयरन की रॉड ले लो, आयरन ऑब्जेक्ट कोई भी। ठीक है, ये सिंपल आपके ये कॉर्क हो गए। ठीक है, अगर हम इनको पानी में डालते हैं वाटर बाल्टी में, ठीक है, तो ये ऊपर ही फ्लोट होने लग जाते हैं। वाई? बिकॉज द वेट is less than the upward force exerted by the water. ठीक है, this is depend on the density. ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। कुछ भी याद नहीं है क्या तुम लोगों को? कमेंट देखूंगा, कमेंट में जो बताएगा उसको मिलेगा एक हार्ट। ठीक है, तो जिसको जिसको हार्ट चाहिए भाई फटाफट फटाफट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, पेज लगा रखा है, नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं। चलो, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो डेंसिटी है ऑफ कॉर्क या वेट ऑफ कॉर्क इज लेस देन वाटर। तो डेंसिटी ऑफ द कॉर्क या वेट ऑफ द कॉर्क इज लेस देन वाटर, देन अपथ्रस्ट जो है, जो बायोएंसी है ऑफ वाटर ऑन कॉर्क या मग्गा, जो भी है आपका, जो भी आप इस्तेमाल करो, इज ग्रेटर देन वेट ऑफ कॉर्क, सो इट फ्लोट। और वाइस वर्सा कर लो उसके लिए, आयरन नेल के लिए। देयरफॉर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट द ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी लेस देन दैट ऑफ द लिक्विड, दैट क्या कंक्लूड क्या कर सकते हैं हम इससे, दैट object of density less than liquid that is used, जो यूज हो रहा है, float on liquid, और जिसकी डेंसिटी उस लिक्विड से ज़्यादा होगी वो सिंक कर जाएगा। समझे? लास्ट है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इसमें डेफिनेशन है, प्रिंसिपल है या लॉ है, तो डेफिनेशन बिल्कुल ही करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल चेंज नहीं होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स,
सेम एक मैं टब बना लेता हूँ, ठीक है, ये पानी है हमारा, मान लो फुल है ये, तो ये क्या है, पानी से फुल है। अब वो ऑब्जेक्ट हमने लिया, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने लिया, इसके अंदर पार्शियली या फुल्ली इमर्स करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है, पार्शियली या फुल्ली इमर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेम चीज, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स, कौन सी फोर्स है, बायो एनसी, इतनी जल्दी, बड़ी जल्दी भूल जाते हो यार। इट इज इक्वल, अब ये जो फोर्स है, when a body is immersed fully or partially in a liquid, in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid that's displaced. अब ये जो फोर्स है वो किसके बराबर है, जितना पानी ये ऑब्जेक्ट अब पूरा भरा हुआ है, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से डालेंगे तो कुछ पानी गिर जाता है ना, तो ये जो पानी गिरा, इट इज इक्वल टू द फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स है, ठीक है। अब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल एक तरह से मान लो बायोएनसी पे ही डिपेंड है, बायोएनसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि कितना पानी गिरा, उतना गिरा जितनी फोर्स लगी। When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force. That force is equal to the weight of the fluid displaced by it. जितना वेट फ्लूइड का गिरा। इसके यूजेस कहाँ है, इस प्रिंसिपल के यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं, तो शिप को डिज़ाइन करने में, किसको, शिप की डिज़ाइनिंग में, सबमरीन की डिज़ाइनिंग में, ये बायोएनसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है सबमरीन। लैक्टोमीटर में, लैक्टोमीटर क्या होता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक करता है, प्योरिटी ऑफ मिल्क चेक करता है। एक होता है हाइड्रोमीटर, ये डिटरमाइन करता है किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को, किस चीज़ को, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिटरमाइन करता है। तो चलो भाई, अगर वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट अभी लाइक करो, कमेंट में मुझे बताओ कैसा लेक्चर था। फुलीफा एकेडमी हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके मैं नोट्स, हैंड रिटन नोट्स है, जस्ट मैं अपलोड करूँगा इस वीडियो को डलते ही, सपोर्ट दिखाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।